वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिवल एंड एंशिएंट पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी जान रहे होंगे आपका सिलेबस क्या है, तो बिना किसी फालतू का टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि वो थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ने जा रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो वही आपको दिख जाएगा। तो हम लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे आना है। पहली बात, आप मेरी जो बात है उसको बहुत कहानी की तरह सुनिएगा, और उसके बाद आप सुनने के बाद उसके नोट्स जरूर बनाइएगा, और देखिएगा आपको तैयार तुरंत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूरोपियन भारत में आए क्यों थे, और इनका क्या एजेंडा था, क्या पर्पस था, किस लिए आए थे। और फिर हम लोग एक एक चीज को समझने के बाद इसके क्वेश्चंस समझेंगे कि कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, भारत यूरोपियों का आगमन। इंग्लिश पे अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूरोपियन जो थे वो भारत आए या किस लिए आना चाहते थे। भारत में आप जानते हैं कि केरला जो है वो मसालों का बगीचा है, बहुत सारे स्पाइसेस वहां पे मिलते हैं, जिसमें से काली मिर्च जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। काली मिर्च को आप जानते हैं कि कितना ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि भारत देश के से पश्चिमी देश जितने भी थे, ठीक है, उनसे उनके साथ आने जाने वाला सिर्फ एक ही मार्ग था, एक ही वे था। दो वे थे एक्चुअली में, बट एक क्यों यूज हुआ ये बताते हैं। पहले दो वे थे, एक था फारस की खाड़ी और एक था लाल सागर मार्ग। फारस की खाड़ी और लाल सागर मार्ग। फारस की खाड़ी से लोग प्रायोरिटी देते थे, फारस की खाड़ी से आते जाते थे। ठीक है, लेकिन लाल सागर मार्ग से नहीं आते जाते थे। क्यों? क्योंकि लाल सागर मार्ग जो था उसमें बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता था और बहुत चट्टाने थी। अब चट्टानी आएंगी, रॉक्स आएंगे, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि शिप जाकर फंस जाएगा वहां पर और डूब जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग, तो उन लोगों ने क्या करा, फारस की खाड़ी और लाल खाड़ी, लाल सागर मार्ग, रेड सी को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोहरा आता है। तो हम कह रहे हैं कि लाल खून, खून लाल है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज जो होगी अपने लिए खराब है। तो लाल सागर मार्ग जो है वो क्या था, वो खराब था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कोहरा था और चट्टाने थी, तो शिप डूबने के चांसेस थे। तो अब फारस की खाड़ी को उन्होंने प्रायोरिटी दी। लेकिन अब जब फारस की खाड़ी से वो जाते थे तो उनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। इसकी वजह से उन्होंने उस चीज को भी अवॉइड क्या करते थे कि उस चीज के लिए भी उनको काफी ज्यादा टेंशन रहती थी। अब इतना कम नहीं था कि उसके बाद क्या कर लिया, इटलियो इटली ने उस जगह पे यूरोप पर, इटली ने यूरोप पर एकाधिकार कर लिया, यानी अपना राइट जमा लिया। अब उन्होंने बोला कि जो भी जाएगा ना वो मेरे हिसाब से सारा काम करेगा। इटली वालों ने यूरोप पर अधिकार किया था, इस पर नहीं। फारस की खाड़ी से अभी भी काम चल रहा था, तो काम जो पुराने बिजनेसमैन थे वो तो जानते थे, लेकिन नए बिजनेस को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद तुर्कियों ने, जो टर्कीज थे, उन्होंने इस फारस की खाड़ी पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब जब तुर्कियों ने फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार जमा लिया और उसका नाम दे दिया कि ऑटोमन साम्राज्य होगा मेरा, मतलब ऑटोमन एम्परर, आप मतलब ऑटोमन जो होगा ये मेरा एम्परर है, ऑटोमन एम्परर। और वो उस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे साम्राज्य के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, ये तुर्कियों ने बताया। अब तो पुराने वाले तो थोड़ा एडजस्ट कर ले रहे थे, लेकिन जो नए आ रहे थे उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार अब कैसे करेंगे। एक तो पहली बात तो टैक्स, और वो भी अपने हिसाब से नहीं करना है, और उसके बावजूद अब इनका हो गया है तो इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर क्या हुआ, सबसे तेज दिमागदार थे पुर्तगाल। ठीक है, तो पोर्तुगीज जब आए ना, तो पोर्तुगीज ने सोचा कि चलो यार एक रास्ता ढूंढते हैं बढ़िया सा, और उस रास्ते से क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये सारी कहानी थी तो चल रही थी, तो हम लोगों ने ये पूरा एक वे पढ़ लिया, मार्ग पढ़ लिया। नाउ फाइनली हम लोग आते हैं 1486 पे। 1486 पे डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर एक था उत्तमाशा द्वीप।
उत्तमाशा आइलैंड था, इसको बोलते हैं, इसको केप ऑफ गुड कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, केप ऑफ गुड कहते हैं। 1486 में उत्तमाशा द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड कहते हैं, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, ठीक है, तो उत्तमाशा आइलैंड जिसे केप ऑफ गुड कहते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। तो बार्थोलोमियो डियाज ने इसकी खोज की थी। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि भाई इसी इसी आइलैंड के थ्रू ही वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। तो 1486 में इसने डिस्कवरी की थी, फिर आया 1492, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आइलैंड किसने खोजा था इसकी बात कर रहे हैं। फिर 1492 में आए कोलंबस। कोलंबस ढूंढ रहे थे भारत को, लेकिन चले गए वो अटलांटिक ओशियन से अमेरिका, और स्पेन की सहायता ली थी। यानी ढूंढने जा रहे थे भारत को, स्पेन से मदद मांगी कि भाई मुझे भारत ढूंढना है, लेकिन ये ढूंढते ढूंढते पहुंच गए आपका अमेरिका में, और इनकी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। फिर 1498 में कलिकट। कलिकट क्या है? केरल और मालाबार का रास्ता है, ठीक है, केरल और मालाबार का रास्ता, यहाँ पर वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा कलिकट पर आए थे, जो कि केरल और मालाबार का रास्ता है। आपको याद कैसे करना है? देखो, भारत में जो भी इतना एरिया है ना, यहाँ सब पानी है, तो ये गुजरात और गोवा का रास्ता याद रखना, ठीक है, गुजरात और गोवा का रास्ता याद रखना। जब भी आएंगे इधर ही से आएंगे, क्योंकि इधर से रास्ता पास पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, मतलब गुजरात, एक गुजराती था, उसने वास्को डी गामा की हेल्प करी और बोला चलो मैं तुमको इंडिया दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लोग पहुंच गए इंडिया में। इंडिया में कहाँ पहुंचे? कलिकट में पहुंचे। अब एक चीज याद रखिएगा, अरब के जो लोग थे वो वहां पर रहते थे, तो उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था वास्को डी गामा, लेकिन वहां के जो राजा जमोरिन थे, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत करा, वास्को डी गामा का। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और कहा भाई ले जाओ, हमारे यहाँ से जितने भी मसाले हैं ले जाओ, और काली मिर्च उठा के दे दी, काली मिर्च दे दी। और वास्को डी गामा क्या करा? वास्को डी गामा ने सारे मसाले को उठाकर यूरोप ले गया। जब वो ले गया ना, तो पता है उसको कितना फायदा हुआ? 60 गुना फायदा हुआ। मतलब अपने बिजनेस से 60 टाइम्स उसको फायदा हो गया, और उसको इतना अच्छा लगा कि यार अब क्या करेंगे ना, अब मैं दो चीज करूंगा, अब मैं बिजनेस भी करूंगा भारत में जाकर, ट्रेडिंग भी करूंगा, और मैं सबको क्रिश्चियन भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ये पुर्तगालियों ने सोचा था कि सबको क्रिश्चियन बनाया जाएगा। यानी दो एजेंडा से भारत जा रहे थे, पहला फाइनेंशियली और दूसरा रिलीजियस। पहला आर्थिक, दूसरा धार्मिक। आर्थिक पैसा कमाना, फाइनेंशियली, एंड रिलीजियस धार्मिक, क्रिश्चियन बनाना। तो दो कामों से ये क्या कर रहा था? वास्को डी गामा जाना चाहता था। इज इट क्लियर? तो पोर्तुगीज इस तरीके से जाना चाहते थे। अब फाइनली हमने इतना समझ लिया। तो हम लोगों ने इतना समझा कि दो मार्ग थे, फारस की खाड़ी, लाल सागर खाड़ी। इसको क्यों नहीं, लाल सागर मार्ग, इसको क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि इसमें बहुत बढ़ती थी, कोहरा पड़ता था इसीलिए, और चट्टाने थी इसलिए मना कर दिया। देन फारस की खाड़ी को क्यों प्रायोरिटी देते थे? क्योंकि भाई ये आसान रास्ता था, लेकिन यहाँ पर क्या था, बहुत जगह पर टैक्स देना पड़ता था, ये प्रॉब्लम थी। फिर इटली ने यूरोप पे अधिकार कर लिया, और उसी पे इनका एक दुख और आ गया कि तुर्कियों ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना करी, उसको जीत लिया। अब बोला कि जो कुछ होगा वो मेरे हिसाब से होगा। अब इनको ये प्रॉब्लम हो गई। फिर इन्होंने एक रास्ता चुना, उत्तमाशा द्वीप। 1486 में उत्तमाशा द्वीप, जिसको केप ऑफ गुड कहते हैं, वो बार्थोलोमियो डियाज ने डिस्कवर किया था। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को किया था। ढूंढ रहे थे ये भारत को, लेकिन पहुंच गए अमेरिका को। किस ओशन से गए थे? अटलांटिक ओशन से गए थे, अटलांटिक महासागर से गए थे। किसकी हेल्प से गए थे? स्पेन की हेल्प से गए थे। देन फाइनली 1498 में कलिकट में वास्को डी गामा कलिकट पहुंचा, ठीक है। और 1498 में कलिकट पहुंचे। कलिकट क्या है? केरल एंड मालाबार है। केरल और मालाबार को कलिकट कहते हैं। वहां पर राजा जमोनी ने इनका स्वागत किया। अच्छा, वास्को डी गामा किसकी हेल्प से पहुंचा था? तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, आई थिंक मॉमडन नेम था, अभी मुझे एग्जैक्टली लर्न नहीं है, लेकिन हाँ उसी की पथ प्रदर्शक से गया था। एंड देन राजा जमोरी ने उनका वेलकम किया, और फाइनली वास्को डी गामा को काली मिर्च मिली, और वो वापस यूरोप जाने के बाद 60 गुना पैसा कमाया उसने, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, वास्को डी गामा की कब्र गोवा में ही बनी है, और सेंट जेवियर, आपने स्कूल सुने होंगे सेंट जेवियर का, ठीक है, तो सेंट जेवियर की भी जो कब्र है वो क्या है, यहीं पर बनी हुई है। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर आते हैं
देखिए 1498 के बाद आते हैं 1500 में अल्वारेज। 1500 में अल्वारेज की एक कम्युनिटी आई। कहाँ पर आई? वो भी अपना पूरा दल लेकर आए, ये भी पुर्तगाली, और अपना पूरा दल लेकर आए और भारत से बहुत सारा क्या करे, भारत से बहुत सारा स्पाइसेस लेके चले गए। इधर ठीक है, बहुत सारा स्पाइसेस लेके चले गए। हम लोगों ने इतने इतने सन को पढ़ लिया, ठीक, हमने इतने सन को पढ़ लिया। आप धीरे धीरे पॉज पॉज करके लिखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ गई। 3 में 1500 से रहा नहीं गया और वास्को डी गामा वापस भारत आया। वास्को डी गामा वापस भारत आया और अब उसका एजेंडा था फाइनेंशियल एंड रिलीजियस दोनों। समझ में आ गया? तो 1503 में वास्को डी गामा भारत बाहर आया और उसने पहली अपनी क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री स्थापित की, जो की थी कहाँ पे? कोचीन में। तो कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, कोचीन अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी। बात समझ में आया? 1503 में। एक सेकंड, अब यार फैक्ट्री तो हो गई, जैसे हमने अपना क्या बना लिया, हमने अपना एक पूरा ऑफिस बना लिया, मैनेजर तो चाहिए ना उसके लिए। तो पहला मैनेजर ढूंढा अल्मीडा। पहला मैनेजर किसको ढूंढा? अल्मीडा को। और बोला अल्मीडा मैंने तुम्हें हायर किया है 1505 में, अल्मीडा तुम 4 हमारे पास 4 साल का बॉन्ड साइन करो। तो अल्मीडा का समय हो गया 1505 से 1509। तो 4 साल के लिए अल्मीडा रहा। तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अल्मीडा बना, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर। बच्चों इसके लिए ना चाहिए हैंडमेड, ये तो पढ़िए। तो इसके बाद हैंडमेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसके बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा बिन इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगी, उस पर भी मिल जाएंगे। तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना अल्मीडा। बच्चों जैसे अभी मैंने बताया था कि जहां जहां पर ये फारस की खाड़ी से आ रहे थे वहां वहां इनको टैक्स देना पड़ रहा था। तो हम लोग क्या होता है जनरली, हम लोग के साथ कोई करप्शन होता है ना तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आती है कि यार हम लोग के साथ हुआ ना, हम लोगों की जॉब लगेगी ना तो हम भी पैसा लेंगे उससे, ऐसा कुछ होता है ना सिनेरियो। जैसे मान लो कि मेरी कहीं जॉब लग गई, मुझे भी, मैंने भी घूस देकर जॉब ले ली तो अब मैं भी घूस लूंगी, ऐसा होता है। जनरली जहाँ पे नहीं होता, जहां जहाँ पे होता है कि वहां की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अल्मीडा, अल्मीडा के अंदर भी ऐसा था। तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली, ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली अल्मीडा ने, ठीक है। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली। इस पॉलिसी में बोला कि क्या होगा कि इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर को हम अपने अधीन ले लेंगे और हिंद महासागर में जो भी शिप उतरेगी वो हमारा पहले ऑर्डर मानेगी फिर उतरेगी और उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसने स्टार्ट करी अल्मीडा ने, और इसने अपनी राजधानी जो थी वो गोवा को बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अल्मीडा ने कुछ इस तरीके का काम किया था। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, गोवा इसने नहीं किया था, इसने कोचीन पर किलाबंदी कराई थी, कोचीन पर दूरीकरण किया। क्योंकि अभी मैंने बताया ना वास्को डी गामा ने भाई क्या करा कि एक गवर्नर नियुक्त किया। तो एक्चुअली वास्को डी गामा ने नहीं किया था, ये आपको बताने के लिए किया कि एक गवर्नर नियुक्त किया, अल्मीडा गवर्नर बना। तो जब गवर्नर अल्मीडा बना तो कहाँ का बनेगा? कोचीन, क्योंकि पहली फैक्ट्री तो वहीं की बनी थी ना। तो कोचीन पर दूरीकरण हुआ और उसके बाद 1505 पे दूसरी इनकी फैक्ट्री बनी कन्नौर में, ठीक है। तो 1505 पे दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में, किन की? पुर्तगालियों की, ठीक है, कन्नौर में बनी। तो 1505 में अल्मीडा थे तो उस टाइम पर दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में बनी हुई थी। बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद 1509 के बाद 1509 से 1515 कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो आए कौन? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क आए 1509 से 1515 में अल्बुकर्क आए, ठीक है।
अब बच्चों इसको ना, इसको मेन फाउंडर माना जाता है, ओरिजिनली फाउंडर, मेन फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या बात समझ में? वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को ओरिजिनल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसी ने गोवा को जीत लिया, इसी ने गोवा को जीता, इसी ने गोवा को जीता, काफी चीजें कराई, और अल्बुकर्क ने इसकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको खत्म करा दिया, इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म करा दिया अल्बुकर्क ने। क्या इतनी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, इसने अपनी गोवा को जीत लिया ना, तो पहले कोचीन की राजधानी, कोचीन का दुर्गीकरण किया था। दुर्गीकरण का मतलब होता है बच्चों किलाबंदी, जगह जगह से क्या कर दिया, इस तरीके से चारों ओर से फेंसिंग करा दी। ठीक है, तो गोवा को इसने जीत लिया। जब गोवा को जीत लिया, गोवा को अपनी राजधानी बनाई। किसने? अल्बुकर्क ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। अल्बुकर्क ने कहा भाई मैं तो हूं, मैं गोवा बनाऊंगा। ठीक है, गोवा को अपनी राजधानी बनाई। क्या बात समझ में आई? उसके बाद 1509 से 1516 तक 6 साल तक काम किया अल्बुकर्क ने। फिर आता है 1529 से 1538, लेकिन इससे पहले 1524 पे आई है, 1524 से 1529 आई है। हम इस पे बात नहीं करते, पहले यहाँ से 6 साल याद रखिएगा 1515, उसके बाद डायरेक्ट याद रखिएगा 8 साल बाद वास्को डिगामा बना। वास्को डिगामा यहाँ का गवर्नर बना, लेकिन ये कुछ बुक में मेंशन है, कुछ बुक में मेंशन नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी देखिएगा उसमें मिलेगा। 1524 से 1529 में वास्को डिगामा यहाँ का गवर्नर बना। बट इतना सिर्फ कितना साल रहा? देखो 5 साल ही रहा। तो क्यों 5 साल रहा? क्योंकि उसके बाद इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हुई थी गोवा, गोवा मरा था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस पुर्तगाल की जो कब्र है वास्को डिगामा की बनी। सेंट जेवियर की भी जो कब्र है वो भी गोवा में ही बनी है। तो सेंट जेवियर की कब्र भी गोवा में बनी है, कब्र को इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहते हैं, और वास्को डिगामा की भी जो ग्रेवयार्ड है वो भी गोवा में बनी। दैट्स इट। उसके बाद 29 के बाद आप देखिएगा, 1529 के बाद 1538, वापस लेते हैं, 1529 से 1538 नूनो दा कुन्हा बना, नूनो दा कुन्हा, इसका नाम था नूनो दा कुन्हा। अब पुनः जो था वो बना। आप देखिएगा सबसे पहले अल्मीडा बना 1505 से 1509, 4 साल के लिए। साल याद रखोगे तो ये दिन फालतू के याद नहीं रखने पड़ेंगे, शुरुआत के याद रखो, जोड़ लो उसमें। 1509 से 6 साल याद रखना, अल्बुकर्क वो बना। ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी। ब्लू वाटर पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां पर वो बोलेंगे कि इंडियन ओशन को हमने क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया है। अब जो कुछ भी करेंगे, जो भी चीज होगी इंडियन ओशन वाले पे, जहां पर भी आपकी शिप जो आएगी उनको हमसे पूछना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल, उसके बाद 1509 से 1515 में 6 साल में अल्बुकर्क ने किया। ओरिजिनल फाउंडर्स को माना जाता था, वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता था? क्योंकि भाई इसने गोवा को जीत लिया था, काफी चीजें जीती थी, और वाटर पॉलिसी को भी खत्म करा, और गोवा को अपनी राजधानी बनाई। जिसको जीता उसी को राजधानी बना ली। अब जब गोवा के पास बढ़िया सा मैनेजर बैठ गया है, तो अब वास्को डिगामा उसका फुल फायदा लेगा। 1524 से 1529 वास्को डिगामा 4 साल काम करेंगे, 5 6 4। ठीक है, गोवा में उनकी मौत हो गई। सेंट जेवियर की भी कब्र गोवा में बनी, और 1529 से 1538, कितना वास्ट पीरियड है ये। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी 9 9 18 9 साल। तो 9 साल इन्होंने काम किया है, लेकिन ये बहुत गंदा आदमी था, है ना। ये बहुत गंदा आदमी था नूनो दा कुन्हा। इसने क्या करा, इसने ब्लू पॉलिसी वापस दोबारा लाने की कोशिश करी, ब्लू वाटर पॉलिसी दोबारा करी, और कहा कि अच्छा तो ये नहीं मानोगे तो तुमको कार्टर कार्टर नाम का एक टैक्स देना पड़ेगा। एक कार्टर नाम पड़ेगा। ये कार्टर नाम का टैक्स, कार्टर क्या होता है? एक तरह का टैक्स होता है कि आप अगर हमारे ओशन में काम करोगे तो हमको हमारा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्टर नाम का टैक्स लगाया नूनो दा कुन्हा ने। और इसके अलावा एक चीज बता दूं, विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णदेव थे उनसे भी चीजों को छीना, और इसके बाद बहादुर शाह को भी क्या करा, बहादुर शाह से क्या कहा कि हमको ना अपना अपना थोड़ा सा राज्य दे दो, हमको वहां पर काम करना है। तो बहादुर शाह ने कहा हम थोड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा नहीं देंगे। तो इस पे इनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो इसने क्या करा, इसने ना उसको
समुद्र में फेंक दिया, धक्का दे दिया, इतना गंदा आदमी था ये, ठीक है, नूनो दा कूना। तो उसने क्या करा, बहादुर शाह को धक्का दे दिया, नूनो दा कूना। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, कार्टर टैक्स लगाना चाहता था, कार्टर टैक्स लगाया भी था, ब्लू वाटर पॉलिसी को सही से नहीं लगाया था। अब ये थोड़ा सा पुर्तगालों के बारे में पढ़ेंगे, डच के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बंगाल में कौन सी नदी बहती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है। तो हुगली नदी पे क्या करा था, हुगली नदी पे भी बस्ती बसाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो हुगली नदी पे इन्होंने क्या करा था, बस्ती बसाई थी अपनी। इसके बाद बच्चों पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, पुर्तगालियों ने क्या, ये भी पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों की जो देन थी, वो देन थी प्रिंटिंग मशीन, इसके अलावा काजू, संतरे, इसकी खेती थी, ये भी इन्होंने ही करवाई, तंबाकू की खेती। एक चीज याद रखिए, बायोलॉजी पूछी जाती है, सबसे पहला वायरस कौन सा डिस्कवर किया गया था, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ये दुनिया का सबसे पहला वायरस है जिसको ढूंढा गया था। तंबाकू की पत्ती अगर ऐसी है और उस पर अगर ये वायरस लग जाता है ना, तो ये पत्ती श्रिंक होकर पत्ती हो जाती है और इस पे ना धब्बे पड़ जाते हैं लाल, उसे लेसेंस कहते हैं। लेसेंस मतलब होता है घाव, ये लेसेंस, ये घाव, मोटेल्ड हो जाती है, मरी लगने लगती है, ठीक है। तो तंबाकू की खेती दी थी, तंबाकू की खेती शाहजहां के काल में भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी ऑल ओवर। ये पुर्तगालियों का था। स्टिल अगर एक दो क्वेश्चन बच जाते हैं हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसको आप लोग कमेंट पे कर सकते हैं, पूरे आंसर दिए जाएंगे आप लोगों के। बताइएगा सेशन कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइन से सुनिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा सारी चीज़ों को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, एंड बाय बाय।